नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल के हवाले से आगाह करेंगे। और ये मालियाती स्कैंडल हुआ कैसे और इसकी निशानदेही मैंने नहीं की है, इसकी निशानदेही उस कमेटी ने की है जो वजीर आजम के अहकामात पे बनाई गई कि जनाब पावर सेक्टर का एक कमेटी बैठेगी। 9 मेंबर्स की कमेटी थी जिसने अगस्त से लेके मार्च तक इसकी पूरी तहकीकात की। 9 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन थी इस कमेटी में और उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं, जो फिगर दी है, जो माली बेज़ाब्तियां हुई हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस हुए कि चंद मखसूस लोगों के लिए पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है और उन्हें फ़ायदे कैसे दिए जाते हैं, वो तमाम की तमाम इस रिपोर्ट में। और बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि मेंशन की गई हैं कौन कौन लोग हैं, इस हवाले से आपको प्रोग्राम में बताएंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, माहिर कानून हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने IPPs पे कुछ काम भी किया हुआ है, इंटरनेशनल इदारों के साथ भी किया हुआ है, इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज 2 अहम मीटिंग्स हुई, बल्कि पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग भी हुई और वजीर आजम ने हाल ही में गालिबन उनको इस चीज़ का पता लग गया था कि रिपोर्ट आ रही है, तो असद उमर साहब को चेयरमैन बना दिया था कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का। और आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग भी हुई और जो अहम ज़राए हैं हमारे बता रहे हैं कि जो लोग असद उमर साहब को जानते हैं तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो इस हवाले से अहम होंगी जो कि कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं और उसमें फोरेंसिक ऑडिट भी है और जो माली बेज़ाब्ती हैं उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, ये रिकमेंडेशन भी शायद शामिल हो। और इसका फैसला कल काबीना के सामने जब रिकमेंडेशन जाएंगी तो उम्मीद है कि कल ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जब काबीना में ये चीज़ जाएगी तो वहाँ पे एक अहम सिचुएशन डेवलप होगी, क्योंकि एक तरफ असल PTI है और जिसकी आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी उसकी मीटिंग की सरबराही असद उमर साहब ने की और उनकी जो रिकमेंडेशन सामने आ रही है। दूसरी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चलें मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, एक और मीटिंग थी जिसको कि उमर अयूब साहब ने चेयर किया और उसमें जो बातचीत हो रही है कि एक और सब कमेटी बना दी गई है जो कि अब IPPs के साथ बातचीत करेगी। ये सवाल बड़ा अहम है कि जनाब IPPs के साथ बातचीत करेगी, ये वाली सब कमेटी भी खुद भी IPPs के साथ बातचीत कर रहे हैं और IPPs ने जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अपना एक मौक़िफ़ भी दिया और इसके टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं और 5 पैराग्राफ में उनकी पहले पैराग्राफ में वजाहत ये कि जी हम लोग शॉक्ड हैं, हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं और ये मीडिया में रिपोर्ट कैसे आ गई पहले। उसके बाद चेयरमैन JIT को निशाना बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल, चेयरमैन JIT को उसी तरह निशाना बनाया गया कि जब पनामा की JIT बनी थी तो उस वक्त पनामा की JIT और उनके मेम्बरान को निशाना बनाया गया था। IPPs ने भी टारगेट अपना आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो चेयरमैन ऑफ द JIT थे पावर सेक्टर की इस कमेटी के, दूसरे पैराग्राफ में उनका जिक्र है। तीसरे में उन्होंने कहा कि जी हम तो कानून के मुताबिक सारा कुछ करते रहे और साथ उन्होंने कहा जी हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में जो भी इल्जामात हैं उनको रिजेक्ट करते हैं और 5वें पैराग्राफ में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। तो ये तो IPPs का मौक़िफ़ इस हवाले से था, बिल्कुल उसी तरह के जब भी कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो अपना मौक़िफ़ देता है कि जनाब ये हम पे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। हो सकता है कि IPPs के इस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई जान हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये वाली कमेटी थी जिसने ये वाला काम किया है और ये चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, नहीं साहब। इससे पहले सेनेटर शिबली फराज जो लीडर ऑफ द हाउस एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अगस्त 2018 में उन्होंने सर्कुलर डेट के हवाले से ये रिपोर्ट दी थी और इसमें भी जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई थी उसमें से चीज़ें इस जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई उसमें आइडेंटिफाई हुई। ना सिर्फ ये, एक और सब कमेटी बनाई गई थी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर रिगार्डिंग एक्सेस प्रॉफिट्स टू RFO बेस्ड इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब की जो इसके चेयर थे और इसमें भी 3 रिकमेंडेशन थी जो बाकी इन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई की कि घपले कैसे होते रहे। नेप्रा खुद इसका हिस्सा था और इसमें उन्होंने कहा कि जनाब इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट IPPs थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलॉन्ग विद कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुजरिमाना कानूनी कार्रवाई की जाए, वो मुजरिमाना का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर द क्रिमिनल लॉज वो की जाए, उनके एसेट्स कॉन्फिस्केट किए जाए। ये 2 रिपोर्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान की थी। इसके अलावा भी कोई हाल ही में रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
एक रिपोर्ट दी है एट द रिक्वेस्ट ऑफ CPPAG, जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, उसके बिहाफ पे एशियन डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट दी है। उसके भी मंदरजात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि वे फॉरवर्ड भी है कि हम इस चीज़ से निकलें किस तरह। बिल्कुल, वे फॉरवर्ड पे भी आते हैं और उस पर बात करते हैं। और नाज़रीन, इस अहम रिपोर्ट के मैं आपको मंदरजात भी बताता हूँ, और क्योंकि रिकमेंडेशन जो हैं उस पर भी बातचीत है। सिर्फ एक चीज़ है कि आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हो रहा था असातिज़ा का, और तकरीबन 12,000 असातिज़ा हैं जो कि अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। मेरी आज शफकत महमूद साहब से ही मैंने पूछा कि जनाब इनका मसला क्या है। इन असातिज़ा की जो पेमेंट है सैलरीज की, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग पड़ी है। 8,000 रुपये माहाना इनको ना उनको रेगुलराइज किया गया, वादे करने के बावजूद ना उन्हें सैलरीज दी जा रही हैं, और ये बहुत छोटा सा अमाउंट बनता है। जबकि सिर्फ अगर पैराग्राफ 31 में मैं आपको बताऊं इस रिपोर्ट क्या कहती है कि जनाब कितने बिलियन रुपए इधर से उधर हो जाते हैं छोटे से पॉलिसी डिसीजंस की वजह से। तो पैराग्राफ 31 में कहा जाता है कि जो पावर पॉलिसी है 2002 की, उसमें जो एक्चुअल फ्यूल कंज्यूम किया है बिजली बनाने के लिए वो लेस था, और परचेजर ने ज्यादा पैसे दिए। यानी हुकूमत पाकिस्तान इसमें परचेजर है जो कि बिजली खरीद रही है, और पैसे किस चीज के दे रही है? तेल डलवाने के। जी, जो पावर प्लांट्स में फ्यूल जाना है उसकी कॉस्ट। यानी कि आसान अल्फाज में आपने अगर किसी शख्स को कहे कि जी जाओ गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलवा लाओ, तो वो 100 रुपए आपने उसको दिए, लेकिन वो आपको बताता है आके जी मैं 100 रुपए का तेल डलवा दिया है, लेकिन एक्चुअली 50 रुपए का तेल डाला है और आपको 100 रुपए उसने चार्ज किए। और यहां भी यही काम हो रहा है, और यही चीज ये वाली कह रही है। साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। और इसमें हुआ क्या कि जी एक्सेस पेमेंट्स इसमें कितनी बनी? 64.22 अरब रुपए पिछले 9 साल में। जी हां, 64.22 अरब रुपए सिर्फ फ्यूल की मद में दिए गए एक्सेस पेमेंट्स के। यानी 7 अरब रुपए हर साल के पिछले 9 साल इन IPPs को फ्यूल की कॉस्ट में दिए गए, जो कि ये कहते रहे जी हम तेल से बिजली बना रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को बिल ज्यादा भेजते रहे और फ्यूल इनका कम कंज्यूम होता रहा। और अगर इस चीज को ना रोका गया तो आइंदा आने वाले सालों में 145 अरब रुपए मजीद इन IPPs को देने पड़ेंगे, और जो टोटल एक्सेस पेमेंट्स इस हवाले से बनेंगी वो 209.4 अरब रुपए 2002 की पॉलिसी के तहत जो पावर प्लांट्स बने थे उनको दी जाएंगी। 209 अरब रुपया टोटल एहसास प्रोग्राम जिसकी बजट एलोकेशन थी वो 180 अरब की थी। अभी जब कोरोना वायरस आने के बाद वजीर आजम ने अनाउंस किया 144 अरब, और ये 209 अरब की पेमेंट फ्यूल की मद में हम IPPs को ज्यादा दे रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं जो ये कमेटी कहती है कि जनाब पॉलिसी डिसीजंस कैसे होते हैं, क्या हो रहा है, और फिर फोरेंसिक के लिए सब कमेटी एनर्जी बना देते हैं। अब इसमें अहम चीज है कि ये फैसले क्यों रहे हैं इस तरह से, किस वजह से? इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनकी कंपनीज ने जायद मुनाफे कमाए। उसमें से चंद की हम तफसीलात आपको आज बताते हैं। बाकी अब क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, मैं सिर्फ दिखा दूं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, मल्टीपल रिपोर्ट्स इस वक्त मेरे पास IPP से रिलेटेड हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये IPPs माफिया हमारा प्रोग्राम बंद करवाने में कामयाब ना हुआ तो हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब 480 बिलियन की इनकी ऑडिट करना शुरू किया था तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना के खिलाफ भी एक बहुत इफेक्टिव लॉबी चली थी, और उन्होंने जब 480 बिलियन की इसहाक डार ने पेमेंट्स की थी तो अभी ऑडिट ड्राफ्ट फाइनल हुआ था 190 अरब रुपए की। तो ऑडिटर जनरल को उस वक्त बुलंद अख्तर राना साहब को हटा दिया गया था। क्या कहा था उन्होंने हमारी प्रोग्राम में, आइए देख लेते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में कोई नज़ीर नहीं होगी कि व्हाट टू टॉक ऑफ 480 बिलियन। जब मैंने फिर इस पे शोर शराबा किया तो हमें शटअप कॉल भी मिली, हमें थ्रेट्स भी मिली, हमें ये भी हुआ। एंड याओ मैं इस पे डटा रहा और मैंने इसका फिर स्पेशल ऑडिट कराना शुरू किया, और जो मेरे आने से पहले तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और उस वक्त तक की जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट थी जो मैंने तैयार कराई थी 190 अरब रुपयों की मिस अप्रोप्रिएशन थी। 190 अरब की मिस अप्रोप्रिएशन थी। और जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जिसका बुलंद अख्तर राना साहब जिक्र कर रहे हैं फाइनल हुई तो 100 अरब से ज्यादा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट रिकॉर्ड पे मौजूद है, लेकिन इस मिस अप्रोप्रिएशन का हिसाब नहीं लिया गया। जिस तरह ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 2 रिपोर्ट्स पे कार्रवाई नहीं हुई। अब ये हैं कौन लोग, उनमें से चंद के हवाले से आपको बताते हैं कि IPPs रिपोर्ट में जायद अदायगी हासिल करने वाले तमाम पावर प्लांट्स
मलकियत समेत हुकूमत को बताए हैं कि किस किस पावर प्लांट ने किस मद में कितने अरब रुपए की जायद अदायगी हासिल की। मियां मंशा ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स में मलकियत या हिस्से मौजूद हैं। इनमें पाकजेन, ललपीर, निशात पावर और निशात चुनिया शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निशात चुनिया में 3.67 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई। कंपनी ने साल 2011 से 2018 तक 10.49 अरब जायद मुनाफा कमाया और डिविडेंड की मद में 12.95 अरब निकाले। रिपोर्ट के मुताबिक मियां मंशा की कंपनी निशात चुनिया ने 2 से 3 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मंशा ग्रुप की कंपनी ने फ्यूल की मद में 3.02 अरब जायद, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में 5.01 अरब रुपया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गलत हिसाब से 41 अरब, कर्ज अदायगी हिसाब में ऊंच नीच से 0.01 अरब और तेल की कम इन्वेंट्री रखने से 57 अरब, जबकि दीगर मुतफरिक हिसाब में 1.27 अरब रुपया कमाया, जिसका के हिसाब कंपनी के पास मौजूद नहीं था। इस तरह निशात चुनिया ने कुल 10.49 अरब जायद रकम रियासत से हासिल की। निशात पावर भी मंशा ग्रुप की ही कंपनी है, जिसने इस रिपोर्ट के मुताबिक 9.33 अरब रुपए जायद रकूम में हासिल की है। निशात पावर ने फ्यूल की मद में 3.36 अरब, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 3.88 अरब, गलत इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मद में 0.45 अरब, कर्ज के गलत हिसाब में 0.2 अरब, इन्वेंट्री शॉर्टफॉल में 0.22 अरब, जबकि नामालूम मद में 1.21 अरब रुपए जायद वसूल किया। इस हिसाब से मंशा ग्रुप की दूसरी कंपनी निशात पावर ने 9.33 अरब रुपए जायद वसूल किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन 2 कंपनियों को इसी तरह चलते रहने दिया जाए तो इन 2 मंसूबों की उम्र पूरी होने तक रियासत पाकिस्तान को 37.73 अरब रुपए जायद सिर्फ इन 2 कंपनियों को अदा करना पड़ेगा। ललपीर पावर नामी कंपनी भी मंशा ग्रुप के हिस्से मौजूद हैं। 3.80 अरब रुपए की लागत से लगने वाले इस प्लांट ने अब तक 17.13 अरब रुपया मुनाफा हासिल किया, जबकि 10.51 अरब रुपया डिविडेंड की मद में निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने 2 से 3 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली और औसतन साल में मुआहदे के तहत सिर्फ 15% मुनाफा हासिल करना था, लेकिन 23% जायद मुनाफा हासिल किया। इस तरह सिर्फ मुनाफे की हद तक तकरीबन 4 अरब रुपए जायद हासिल किया। मंशा ग्रुप की ही एक और कंपनी पाकजेन पावर ने 3.72 अरब रुपए की सरमायाकारी के एवज 23.81 अरब रुपए का मुनाफा और 16.67 अरब रुपए डिविडेंड की मद में निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक पाकजेन कंपनी ने 2 साल में सरमायाकारी वसूल कर ली और औसतन 43% सालाना मुनाफा कमाया, यानी 28% जायद मुनाफा, जो कि 6.6 अरब रुपया बना है। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर, जो कि हुकूमती वजीर भी हैं, उनके भी 3 पावर प्लांट्स में हिस्से मौजूद हैं। नदीम बाबर के पावर प्लांट ओरिएंट पावर ने 1.07 अरब रुपए का जायद मुनाफा हासिल किया, जबकि 3.12 अरब रुपए डिविडेंड की सूरत में भी निकाला। ओरिएंट पावर 4.45 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था और इस कंपनी ने 5 से 6 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर ने सिर्फ फ्यूल की मद में 2 अरब रुपया जायद हासिल किया है, जबकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गलत हिसाब की मद में 0.49 अरब, कर्जे में गलत हिसाब से 0.124 अरब रुपया जायद हासिल किया। नदीम बाबर की दूसरी कंपनी का नाम सबा पावर कंपनी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात ना होने की वजह से इस कंपनी की मुकम्मल तफसीलात हासिल ना की जा सकी। कमेटी के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए जाने वाले सबा पावर प्लांट ने सरमायाकारी पर 22% मुनाफा हासिल किया, जबकि इजाजत सिर्फ 15% की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में नदीम बाबर की एक और कंपनी आर्सन कंपनी की भी निशानदही की गई है। नदीम बाबर ने सहाफियों को जवाब देते हुए कहा था कि उनकी सिर्फ एक ही कंपनी है, जबकि इस रिपोर्ट में इनको 3 कंपनियों का मालिक बताया गया है। पावर प्ले के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक आर्सन उस कंपनी के साथ KESC ने दुगने रेट पर बिजली खरीदने का मुआहदा भी कर रखा है। रिपोर्ट में एक और हुकूमती मुशीर रज़ाक दाऊद की पावर कंपनी रोश पावर का भी जिक्र किया गया है। 8.62 अरब की लागत से लगने वाले इस पावर प्लांट ने अब तक
30.33 अरब रुपया मुनाफा कमाया है और 11.98 अरब का डिविडेंड अलग हासिल किया है और ये प्लांट भी 15% से ज्यादा मुनाफा कमाता आया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लांट कम से कम 22% कमाता रहा है। सैफ ग्रुप की मलकियत सैफ पावर का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। ये कंपनी सलीम सैफुल्लाह खानदान की मलकियत है, जो कि इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नवाज छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पावर ने 3.86 अरब की लागत से लगाए गए इस पावर प्लांट से अब तक 2.02 अरब जायद रकम हासिल की है, जिसमें फ्यूल की मद में 1.97 अरब, इंटरनल रेट और कर्जे के हिसाब में 0.58 और 0.19 अरब शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में गन्ने की फोक से चलने वाले पावर प्लांट्स का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की मलकियत JWD ग्रुप के 2 यूनिट्स का अब तक का जायद मुनाफा 3.85 अरब रुपया है। रिपोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई की मलकियती रहीमिया खान मिल्स के पावर प्लांट का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर के भाई की मलकियती इस कंपनी ने अब तक 1 अरब से ज्यादा रकम वसूल की है। सलमान शहबाज की मलकियती चिन्योट पावर कंपनी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 अरब की जायद रकूम वसूल की हैं। ये नाज़रीन वो बड़े बड़े लोग हैं। नदीम बाबर साहब इसमें बैठे हैं। सैफ पावर का आपको पता है, उनके भी कोई मेरा ख्याल रिश्तेदार इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं और बाकी तमाम बड़े बड़े लोग।